दोस्तों, हम ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे और बहुत ज़रूरी है कि इसको डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल गया है और फैक्चुअल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ठीक से पढ़े रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि। ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना, केवल व्यापार करना। तो व्यापार करना था, मसाला और वस्त्र यहाँ से खरीद के ले जाने थे और इंग्लैंड बेचने थे। धीरे धीरे कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। अपने व्यापारिक हित के लिए कंपनी ने क्या काम किया? राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। यानी अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी राजस्व वसूल करेगी। इसका अधिकार कंपनी को मिल गया। कंपनी को मिल गया तो कंपनी ने क्या काम किया कि 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। कंपनी या फिर रॉबर्ट क्लाइव, आप जानते हैं ना। अब ये द्वैध शासन में कर्मचारियों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को बहुत बुरी तरह से लूटा। एकदम जो है, जितना भ्रष्टाचार करना था किया और ढेर सारा पैसा, ढेर सारा सोना यहाँ से ले गए। एकदम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अराजकता फैल गई। अब स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई। जब स्थिति दयनीय होती चली गई तो ब्रिटिश संसद ने हस्तक्षेप किया। और वो हस्तक्षेप क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बात कर चुके हैं। इन परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश संसद को कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि द्वैध शासन लगा हुआ था, प्लस बंगाल में जो है भयंकर अकाल पड़ा था, प्लस जो है बहुत ज़्यादा लूटा गया। और इस हस्तक्षेप के कारण भारत में संवैधानिक विकास स्टार्ट हुआ। आगे हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी के सुधार के लिए आया था। तो देखते हैं, यह अधिनियम 24 मार्च 1773 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो हम पढ़ चुके हैं, इसका पूरा नाम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम था। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के प्रशासन में व्यवस्था लाना और उसके कार्यों को नियंत्रित करना। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार कर रही थी, जो राजस्व वसूल रही थी, उसके कार्यों को नियंत्रित करना रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत करने वाला पहला अधिनियम था। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवैधानिक विकास वाला पहला अधिनियम कौन सा था? तो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसका महत्व क्या था? हम पिछली क्लास में सारी बातें कर चुके हैं। इस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन से ब्रिटिश शासन की ओर संक्रमण की नींव रखी। यानी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसने जो है कंपनी के शासन से ब्रिटिश शासन और जो है संक्रमण, ट्रांजिशन की नींव रखी। अब जो है इस अधिनियम ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने किया। ठीक है, आगे देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख कमियां। अब कमियों को देख लेंगे जिसको ठीक किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी। परिषद के बहुमत से गवर्नर जनरल को निर्णय में असहाय बना दिया जाता था। यानी परिषद में 3 मेंबर एक तरफ हो गए तो गवर्नर जनरल का मतलब खत्म हो जाता था, उसका कोई निर्णय मान्य नहीं होता था। तो यह समस्या थी।
कंपनी के व्यापार पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जा सकी। कंपनी जो है, जो कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे थे, उस पर रोक तो लगाई गई, लेकिन एक प्रभावी रोक नहीं लगा। यह एक्ट केवल बंगाल पर लागू था। मद्रास और बॉम्बे इससे बाहर थे। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वह केवल बंगाल पर लागू था। मद्रास और बॉम्बे इस एक्ट से बाहर थे। हालांकि मद्रास और बॉम्बे बंगाल के अधीन थे, लेकिन एक्ट जो है वो मद्रास और बॉम्बे पर नहीं लागू किया गया था। यह भी एक समस्या थी। कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया था। कंपनी के कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, यहाँ रिश्वत ले रहे थे, उन पर जो है उनको रोकने का कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया था। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नाम मात्र का था। वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही रही। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 ईस्वी में जो है ये सारी कमियां रह गई थी। अब इन कमियों के कारण शासन में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अराजकता बनी रही, जिससे आगे चलकर 1784 ईस्वी में फिफ्थ इंडिया एक्ट लाना पड़ा। लेकिन इसके पहले ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। तो हम देख लेंगे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसका पहले परिचय देख लेते हैं। तो यह अधिनियम 23 मार्च 1781 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? 23 मार्च 1781 को। कहीं कहीं जो है 5 मई भी मिलता है, तो आप इसे जानते रहिए। डेट बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप जानते रहिए। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया था। इसका और भी नाम है, तो थोड़ा जान लें, तो आपसे क्वेश्चन सकता है। तो क्या नाम है? डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 नाम ये है। और एक नाम और है, अमेंडिंग एक्ट 1781। क्या नाम है? अमेंडिंग एक्ट 1781। तो दोनों नाम आप जो है जानते रहिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। ठीक है? अब आगे देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उसका प्रभाव और जो है ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए जो है ये बनाया गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट किया। इसके किसके बीच? ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। देखिए, ये जो है एक्ट ब्रिटिश सरकार लेके आ रही है, और किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इसमें जो है प्रशासनिक संबंध जो थे उसको और स्पष्ट किया गया इसमें। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है? तो यह जो है कब पास किया गया? 23 मार्च। 5 मई आप याद रखिएगा। हम और कुछ बातों को यहीं पर जान लेते हैं। जैसे जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया था 1781 में, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। वही प्रधानमंत्री थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय थे, लॉर्ड नॉर्थ। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वारेन हेस्टिंग था। वही था जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था, हेस्टिंग्स। ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज थर्ड। कौन था? जॉर्ज थर्ड, यानी तृतीय। ये जो है ब्रिटेन के, यानी इंग्लैंड के सम्राट थे, राजा थे। तो ये बातें भी आप जानते रहिए। अब आगे देखें, तो 1781 का अधिनियम पारित करने के कारण, तो क्या कारण थे कि क्यों जो है 1781 का अधिनियम पारित किया गया? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था,
कि कंपनी की आर्थिक समस्याएं समाप्त नहीं हुई, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था उससे जो है पूरी समस्या समाप्त नहीं हुई। कंपनी के कर्मचारी अभी भी निजी व्यापार में लगे रहते थे, इससे कंपनी को भारी नुकसान होता था। निजी व्यापार को बंद करने का प्रयास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, हमने उसको अच्छे से समझा भी था, लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। कंपनी का व्यापार अव्यवस्थित था और उसकी वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। हमने देखा कि कंपनी ने जो है 1772 में 14 लाख पाउंड का जो है कर्ज मांगा था, लेकिन अभी भी उसको जो है भारी नुकसान हो रहा था। कंपनी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताएं रोकने के लिए कठोर प्रावधानों की आवश्यकता थी। जो कर्मचारी जो अधिकारी थे ना, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट, और उनके लिए प्रावधान लाना बहुत जरूरी था। भारत में कंपनी के शासन को अधिक प्रभावी और नियंत्रित बनाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कारण था यह 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने का। आगे देखें तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। पहले समस्या हम लोगों ने देखा था, एक या दो समस्या देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को सीधे ढंग से परिभाषित नहीं किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अपना काम कर रही थी। उधर काउंसिल भी अपना जो है, काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल था, वो भी अपने हिसाब से अपना काम करना चाह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल में टकराव की स्थिति थी, जिसकी वजह से कार्य ठीक हो नहीं रहा था। लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद यह क्लियर हो गया कि नहीं, अब केवल कलकत्ता शहर जो टाउन एरिया है वहीं पर जो है इसका अधिकार क्षेत्र रहेगा। समझ रहे हैं? आगे देखें तो कंपनी के सेवकों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। कंपनी के सेवक मतलब जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, सबको कह दिया गया कि उन पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है और कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक, तो उनको जो है उनके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया। दीवानी मामलों में अपील की सीमा 5,000 बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। कोर्ट में 15,000 तक का मैटर ही सुना जाएगा। ठीक है। इस प्रकार 1781 के अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया। परिभाषित तो किया ही किया, सीमित भी कर दिया। जो विवाद था एक तरह से वो समाप्त हुआ। आगे देखें तो गवर्नर जनरल एवं परिषद को मिली छूट। एक समस्या और थी गवर्नर जनरल और परिषद की, पर बात कर चुके हैं। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद को कई मामलों में छूट प्रदान की गई। क्या किया गया? गवर्नर जनरल एवं परिषद को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी गई। उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पूर्व स्वीकृति के बिना भी कार्य करने की अनुमति दी गई कि भाई गवर्नर जनरल प्लस जो परिषद है मिलके आपातकाल स्थिति अगर आ जाए तो अपना कार्य कर सकें, निर्णय ले सकें। तो जो है अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेटर यहाँ से भेजना फिर वहाँ जाना फिर अनुमति ला, समय लगेगा। तो इसलिए जो है इनको थोड़ा सा पावर अधिक दे दिया गया। युद्ध, संधि, शांति तथा राज्य के हित से जुड़े मामलों में यह छूट लागू होती थी। बाद में ऐसे निर्णयों की जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देनी आवश्यक थी। अब यहाँ पर आप लोग एक नाम देख रहे होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, अर्थ काउंसिल को कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है कोई भी कार्य करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से जो है पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कहाँ? तो ये इंग्लैंड में बैठे हैं, लंदन में। संख्या 24 है, के बारे में हम जरूर बात करेंगे आगे। आगे देखें, कंपनी के कर्मचारियों को मिली कानूनी सुरक्षा, यानी जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको जो है एक कानूनी सुरक्षा मिल गई। कैसे? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कैसे की गई? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए कार्यों के लिए उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता, तो यह सुरक्षा मिल गई कि भाई कोई भी काम करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट
कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि कोई मुकदमा दायर भी किया जाता है तो उसके निपटान का अधिकार केवल गवर्नर जनरल एवं परिषद के पास होगा। तो इससे जो है कर्मचारियों को जो है काफ़ी कुछ छूट मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्य करने पर कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी गई 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो इस प्रावधान का उद्देश्य था कंपनी के कर्मचारी बिना डर के अपने कर्तव्यों का पालन करें और प्रशासनिक कार्य को आसानी से चला सके। आगे देखें राजस्व मामला। तो 1781 का जो अधिनियम था उसका प्रभाव राजस्व मामलों पर पड़ा था। और क्या है ये मैटर देख लेते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने राजस्व प्रशासन को अधिक संगठित और नियंत्रित बनाया। राजस्व आप समझ रहे हैं ना, पैसा जो टैक्स जो लगान वसूल किया जाता था वही राजस्व था। आखिर उस पर नियंत्रण किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का या फिर काउंसिल का, गवर्नर जनरल का। तो इसमें जो है डिफाइन कर दिया गया कि उस पर जो है अधिकार केवल और केवल गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को होगा। राजस्व संबंधी मामलों में ठीक अधिकार दिए गए, यानी टोटल अधिकार दे दिए गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसके पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस वजह से ये बात 1781 के अधिनियम में लिख दी गई। कंपनी के कर्मचारियों को राजस्व वसूली और प्रबंधन में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, यानी किसी भी तरह से राजस्व वसूल करें उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई और राजस्व व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई। तो इससे जो है भाई कंपनी को खूब फायदा हुआ। अब कंपनी जो है आज़ाद हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर देखें गवर्नर जनरल एवं परिषद के पास क्या क्या पावर थी, राजस्व संग्रह का, राजस्व प्रबंधन का, राजस्व नियंत्रण का। ये सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल एवं परिषद को दे दी गई। इसमें कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता था। अब ये राजस्व कहाँ से आता था, तो भूमि कर था, व्यापार कर था, लगान था, शुल्क था, यहाँ से जो है राजस्व आता था। ये देखें तो हिंदू एवं मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों का प्रावधान, यानी जो हिंदू थे भारत में, जो मुस्लिम थे, उनके अपने कानून, जो धार्मिक कानून थे, वो लागू करने के बाद 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में की गई। तो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में उनके धर्म के अनुसार कानून लागू होंगे। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था नंद कुमार का जो मामला था, उस पे जो है अंग्रेजी कानून लागू करके उनको फांसी दे दी गई थी। यहाँ पर यह क्लियर किया गया कि जो भारतीय होंगे उनका जो उनका धार्मिक कानून है वह उन पर लागू होगा। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू करने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखना, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना था। तो हिंदुओं के लिए देखिए यहाँ पर हिंदू कानून, जो परंपराएं थी, जो शास्त्र थे, उस तरह के कानून लागू होते थे, वो लागू करने की बात कह दी गई। मुसलमानों के लिए जो शरीयत था, कुरान शरीफ शरीयत, ये जो है लागू कर दी गई। धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को मान्यता दी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बीच में कहीं है और ये छोटा सा है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे। इसे आप अच्छे से जानते रहिए। आगे देखें प्रांतीय न्यायालय एवं अपील व्यवस्था। तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा प्रांतीय न्यायालयों और अपील व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। देखिए प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय ही हो गई थी, 1772 के आसपास ही हो गई थी। अब प्रांतीय न्यायालयों से जो अपील की व्यवस्था थी उसको व्यवस्थित किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। क्या किया गया, जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग न्यायालय स्थापित किए गए। पहले से ही थे, इस समय नहीं स्थापित किए, इसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया। प्रांतीय सदर न्यायालयों की स्थापना की गई, ये भी जो है पहले से स्थापित थे, इसको जो है केवल क्लेरिफाई किया गया इसमें। अब अपील व्यवस्था क्या थी, तो जिला न्यायालय में पहले आप जाएंगे, उसके बाद प्रांतीय न्यायालय यानी जो सदर न्यायालय था वहाँ जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता में जाएंगे। तो इस व्यवस्था से न्यायिक कार्य अधिक संगठित और नियमित और प्रभावी बने। तो इसको थोड़ा सा जानते रहिए। आगे देखें 1781 का अधिनियम का ऐतिहासिक महत्व। इस अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को
दूर किया। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच विवादों का समाधान हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल और परिषद ये जो है आराम से काम कर पा रही है, अब कोई दिक्कत इनको नहीं है, तो ये समस्या जो है सॉल्व हो गई। न्यायिक व्यवस्था अधिक स्पष्ट, स्वतंत्र और संगठित हुई। भाई इससे जो है न्यायिक व्यवस्था स्पष्ट हो गई कि भाई अब आपका जो है कार्य क्षेत्र इतने है। भारत में ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक और न्यायिक नींव मजबूत हुई। ब्रिटिश शासन की जो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों नींव जो है वो मजबूत हो गई इस 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। आगे चलकर चार्टर एक्ट 1833, 1853 जैसे अधिनियमों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। तो हम आगे अभी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। संक्षेप में देखें तो 1781 का अधिनियम ब्रिटिश शासन को कानूनी मजबूती, प्रशासनिक स्पष्टता और न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला साबित हुआ। तो यह अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हुआ। थोड़ा सा और देख लें। 1781 अधिनियम से संबंधित PYQ एवं महत्वपूर्ण तथ्य, पहले PIQ पूछे गए थे, थोड़ा सा हमको देख लें। तो 1781 का अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है भारत की गवर्नर जनरल परिषद, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? ब्रिटिश संसद द्वारा जो है 1781 का अधिनियम पारित किया गया था। 1781 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के व्यापार को बढ़ावा देना, न्यायालयों में सुधार और शासन को सुदृढ़ बनाना, कंपनी को पूर्ण राजनीतिक अधिकार देना, भारतीयों को समान अधिकार देना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यायालयों में सुधार और शासन को सुदृढ़ करना। ये जो है 1781 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। यह अधिनियम किस अधिनियम का संशोधन था? तो ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1793 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर हो जाएगा 1713 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको जो है संशोधित किया गया, इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लें तो 1781 का अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसने गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया। संघर्ष तो समाप्त हो गया इस एक्ट के द्वारा। कलेक्टरों को राजस्व मामलों में न्यायिक शक्तियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून लागू करने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना और अपील की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इसे जानते रहिए। ये हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।